हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो उसी कड़ी में आज का सेशन है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। यानी कि कोई भी एलिवेटर नहीं है, यानी कि कोई भी शॉर्टकट नहीं है सक्सेस के लिए। ठीक है। आपको छोटे छोटे कदम डेली हर दिन कुछ नए नए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो। ठीक है। और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एक सीढ़ी है सक्सेस, है ना। आप दूसरे पायदान से 10वें पायदान पे एकदम से नहीं पहुंच सकते जंप करके। आपको दूसरे के बाद तीसरा पायदान ही लेना पड़ेगा। ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है सक्सेसफुल होने में। ओके। तो इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पैसेज जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर दिया गया है शीतल मैम के द्वारा। ठीक है। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पूरा पैसेज विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। तो फर्स्ट पैसेज जो है उसमें डिस्कस किया गया कि प्रॉब्लम क्या है, कि जो सजाए मौत की जो सज़ा है क्या वो वही मेजर एक प्रॉब्लम है। सिर्फ किस तरीके से सज़ा, मौत की सज़ा दी जा रही है। जैसे हमें पता है कि हम हैंग करते हैं, ठीक है, फांसी दी जाती है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं अपनाया जाता। लेकिन क्योंकि कई सारे जगहों पे कई सारे डिबेट्स हुए, कई सारे केसेस इसके ऊपर हुए जिसमें ये कहा गया कि फांसी जो है ये बड़ा ही क्रूअल तरीका है किसी को मारने का, बिकॉज उससे ज़्यादा कुछ इजी तरीके हैं। बिकॉज जिसको आप हैंग कर रहे हैं वही मतलब बड़ा ही क्रूअल सा मेथड है ये। ठीक है। उनको टॉर्चर फील होता है, पेन फील होता है, तो बड़ा पेनफुल मेथड है ये। तो ये फर्स्ट पैसेज में डिस्क्राइब किया गया है कि फांसी को ही हटा देना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि हैज़ बीन पार्ट ऑफ वाइडर डिबेट ऑन वेदर द डेथ पेनल्टी शुड बी अबॉलिश्ड और नॉट। ठीक है। लेकिन जो देयर शुड बी ऑल्टरनेट एग्जीक्यूशन मेथड्स, यानी कि ऑल्टरनेट तरीके होने चाहिए। कुछ लोग सजेस्ट करते हैं गैस चेम्बर्स का, पॉइजन इंजेक्शंस का। ठीक है। इसमें दो केसेस, जो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस का जिक्र किया गया 1980 का, जिसमें डेथ पेनल्टी को बरकरार रखा गया था क्योंकि वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस कहा गया था। ठीक है। अब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का मतलब होता है कि बहुत ही भयानक कोई केस जिसमें जैसे पहले कभी देखा ना गया हो, पहले कभी सुना ना गया हो। जो निर्भया कांड हुआ था वो एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस था। रेप केसेस पहले भी होते थे, रेप के बाद असॉल्ट और डेथ केसेस भी होते थे। ठीक है। लेकिन वो जो केस था कि उनके पूरे इंटेस्टाइन तक को डैमेज कर दिया गया, प्राइवेट पार्ट्स तक को डैमेज कर दिया गया रॉड घुसा के, तो वो बहुत ही रेयरेस्ट और बहुत हीनियस क्राइम था। ठीक है। तो ऐसे जो केसेस होंगे उनमें डेथ पेनल्टी अगर दी जाए तो वो वाजिब है, क्योंकि आपको पता है हिंदुस्तान की जो प्रणाली है, कार्य प्रणाली है, वो क्षमा कर देने वाली प्रणाली है कि हम माफ़ कर देते हैं, है ना, हर चीज़ में। लेकिन बहुत कम ऐसा चीज़ होती है जब हम माफ़ नहीं कर पाते, क्योंकि वो क्राइम इतना हीनियस है, इतना डेंजरस है, इतना गंदा क्राइम है कि वो पॉसिबिलिटी ही नहीं रहती। तो यहाँ पे दो केसेस, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और दीना दयाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 1983, इन दो केसेस का जिक्र किया गया जिनमें दोनों में डेथ को बरकरार रखा गया और कहा गया कि हैंगिंग इतनी जितना पॉसिबल हो उतना पेनलेस होती है। ठीक है। और इससे ज़्यादा कोई पेनलेस मेथड हो नहीं सकता जो हम जानते हैं। ठीक है। इसके अलावा 35th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन 1967 का भी जिक्र किया गया, जिसमें बताया गया कि किसी को इलेक्ट्रिसिटी के झटके देके, इलेक्ट्रोक्यूट करके भी मारा जा सकता है, या गैस चेम्बर का यूज़ करके, या लीथल जहर वाले इंजेक्शन का यूज़ करके भी। ये भी कुछ ऐसे तरीके हैं जो कम पेनफुल हैं। ठीक है। लेकिन उनके ऊपर कोई कंक्लूजन नहीं निकला था। ठीक है। और इनको रेकमेंड किया भी नहीं गया था, उन्होंने अपना बचाव किया था, मतलब वो बचना चाह रहे थे कि हमें ये रेकमेंड ना करना पड़े। ठीक है। तो उनने कोई चेंज नहीं लाया था उस टाइम पे इन तीनों केसेस में। ये हो गया फर्स्ट पैसेज में। अब जो सेकंड पैसेज है वो बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट
पूरी तरीके से इसको हटाने के पक्ष में नहीं है कि फांसी की सज़ा को, यानी कि सज़ाए मौत की जो सज़ा है उसको पूरी तरीके से हटाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि डेथ सेंटेंसेस वैसे ही बहुत कम, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दिए जाते हैं, ठीक है। और उन्होंने यही तर्क दिया है कि बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में हम डेथ पेनल्टी देते हैं, तो उसको हटाने का, कंप्लीटली एबॉलिश करने का कोई पर्पस नहीं रह जाता, ठीक है। और उसी टाइम पे ये बोल रहे हैं कि कई सारे केसेस हैं जिनमें हम लोग मर्सी भी ग्रांट करते हैं, ठीक है, कि क्योंकि अगर जैसे कोई कल्प्रिट है जिसको डेथ की सज़ा मिली है ना, और वो मर्सी प्ली करता है और हम उनका व्यवहार देखते हैं या कुछ चेंजेस देखते हैं, जो भी उनका वार्डन होते हैं, जेलर होते हैं, वो सब उनको बताते हैं, उनकी रिपोर्ट्स में दर्ज होती हैं चीज़ें, तो उसके अकॉर्डिंग कई बार डेथ पेनल्टीज माफ़ भी हो जाती है ना। तो वो कह रहे हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है कि इसको कितना कम हम क्रूअल कर सके, कितना कम हम इसको इनह्यूमेन होने से बचा सके, यानी कि जैसे इंसानियत को खतरा ना हो, इंसानियत तौर से आप किसी को मारना चाह रहे हैं, आप किसी को डेथ की सज़ा दे रहे हैं, लेकिन रूह तो हमारी काम जाती है ना, हालांकि उसने कितना ही गंदा क्राइम किया हो, लेकिन क्या हम वहाँ पे जाके वो कर सकते हैं, देख सकते हैं? नहीं। हमें उसके थॉट से ही कितना डर लगता है कि किसी को सजाए मौत की सज़ा देना, ठीक है। तो उसके ऑल्टरनेट मेथड सोचना कि इलेक्ट्रिक्यूशन या लीथल इंजेक्शंस, ये भी अपने आप में क्रूअल्टी ही है। और फिर इसी में राइटर ये कह रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं डिलेमा, मॉरल डिलेमा, यानी कि जो मॉरल वैल्यूज़ की अगर बात करें कि ये करना चाहिए, ये करना सही है या गलत है, ठीक है, अगर इसकी बात करें तो किसी की जान लेना, किसी की जान के बदले में किसी की जान लेना, जो ईरानी देशों का जो तरीका है, आँख के बदले आँख, तो अगर आपने किसी की जान ली उसके बदले में, चाहे वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम है, आप किसी की जान ले रहे हैं, वो खुद ही मॉरली गलत है, ठीक है। और अगर हमें क्रूअल्टी और इंडिग्निटी बतानी है और हटानी है, हमारा वही मेन मकसद है, तो सजाए मौत की सज़ा को बिल्कुल हटा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आप किसी भी तरीके से मारो। अब हमें पता है ज्यूज लोग इतने जर्मन लोगों से कि क्यों नफरत करते हैं, क्योंकि गैस चेम्बर्स में ही तो उनके लोगों को मारा गया था। एंड वी कैन ऑल एज्यूम कि आपको एक बंद कमरे में जहरीली गैस से भर दिया जाए, कितनी क्रूअल, आप देख नहीं रहे हैं बट यू नो कि वो कितनी क्रूअल डेथ हुई होगी। आप थोड़ी देर के लिए अपना नाक और मुंह बंद करके पानी के अंदर चले जाइए, यू विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ, और वो लंग्स जो फटने लगते हैं ना और ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी टॉर्चरस, ठीक है। तो कोई भी तरीका आप इख्तियार कर ले मारने का, मौत अपने आप में ही इमोरल है, क्योंकि हिंदुस्तान जो धार्मिक बड़ा देश है, हम इंडिया बहुत, तो हम यही कहते हैं कि किसी की जान लेने का और किसी को जान देने का अधिकार सिर्फ ईश्वर का है, हम लोग ईश्वर नहीं बन सकते, ठीक है। तो अपने आप में ही बहुत इमोरल है, ठीक है। तो अगर हटाना है पूरी तरीके से तो उसको अगर हम क्रूअल्टी और इंडिग्निटी की बात करें, इनह्यूमन की बात करें, तो अबॉलिशन ही एक मात्र आंसर है, ठीक है। तो ये है पूरा पैसेज। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट वाज द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द मेथड ऑफ एग्जीक्यूटिंग प्रिजनर्स बाय हैंगिंग। तो उन्होंने क्या कहा इसके बारे में? उन्होंने सीधी सी एक बात बोली कि ये डिसीजन बरकरार रहेगा, बिकॉज हैंगिंग जो है वो हमारे नज़रिए में, हमारे जितने हम तरीके डेथ के जानते हैं, किसी को मारने के जानते हैं, उनमें सबसे सही, सबसे कम इनह्यूमन तरीका है, सबसे कम पेनफुल तरीका है और इतना क्रूअल और बार्बरिक नहीं है, ठीक है। ये उन्होंने कहा इट वॉज डीम्ड टू क्रूअल एंड बार्बरिक, कि वो कह रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल और बार्बरिक मतलब असामाजिक। बार्बरिक लोग होते थे ना, ये हुमायूं बार्बर वाला नहीं, उससे पहले वाले ज़माने में, तो वो क्या थे, एक दूसरे के ऊपर बस मारने काटने को दौड़ते थे, क्योंकि उनको अपनी कम्युनिटी बचानी है, अपना खाने का इंतज़ाम करना है। तो बड़ा ही अनसिविलाइज तरीका था उनका और बहुत ही वायलेंट, ठीक है। तो
जो उनकी सज़ा का डिसीजन है फांसी को बरकरार रखने का, कि हैंगिंग जो है वो बहुत क्रूअल और बहुत बार्बरिक है, बल्कि उन्होंने उसका बचाव किया कि हैंगिंग हमारे नज़रिए में बेस्ट तरीका है अगर आपको किसी को डेथ पेनल्टी देनी है तो, सबसे कम पेनफुल और सबसे कम क्रूअल है। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। इट वॉज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया गया उसको, कि ये संवैधानिक नहीं है, बल्कि हमारे संवैधानिक तरीके से ये सही है। ठीक है, बिकॉज हमारे संविधान में भी ऐसी चीज़ें हैं, लिखा हुआ है कि डेथ पेनल्टी होनी चाहिए अगर ये इतनी हीनियस अगर कोई क्राइम होते हैं तो। ठीक है, इट वॉज अपहेल्ड एज नॉट टू क्रूअल और बार्बरिक, कि उसको ये कहा गया कि बहुत ज़्यादा क्रूअल और बार्बरिक नहीं है, ये कम पेनफुल है और कम क्रूअल है। ठीक है, तो इट इज़ करेक्ट। इट वॉज सस्पेंडेड अंटिल फर्दर रिसर्च इज कंडक्टेड, कि इसको खारिज कर दिया गया, जो हैंगिंग का डिसीजन है कि हैंगिंग से ही डेथ दी जानी चाहिए, वो उसको खारिज कर दिया गया कि जब तक कोई इसके ऊपर रिसर्च नहीं कर लेते हम लोग पूरी तरीके से, तब तक हम इसके ऊपर कोई भी फैसला नहीं सुनाएंगे। सो ये गलत है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which Indian Supreme Court case upheld the death penalty but limited it to the rarest of rare case? कौन से सुप्रीम कोर्ट केस में ये हुआ था कि डेथ पेनल्टी को तो बरकरार रखा था लेकिन उसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का दर्जा दिया गया था? तो ये बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो केस था 1980 का, ठीक है, उसके बारे में ये चीज़ कही गई थी। ये देखिए, बच्चन सिंह एंड स्टेट ऑफ पंजाब विच अपहेल्ड द डेथ पेनल्टी बट लिमिटेड इट टू रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। ठीक है, इसके बारे में ये चीज़ कही गई थी। ओके, तो ऑप्शन बी में है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980। ठीक है, इट इज करेक्ट। What is the union government's argument for retaining hanging as the method of execution? क्या उनने आर्गुमेंट दिया है, क्या तर्क दिया है उनने कि ये हम हैंगिंग का तरीका ही अपनाएंगे एज मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन, कि ये कम पेनफुल है। जितने मेथड्स हमें पता है किसी को जान से मारने के, उनमें ये सबसे कम पेनफुल है, कम हीनियस है, कम क्रूअल है। ठीक है, ये उनने तर्क दिया। चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। इसके अलावा हाँ, ये भी उनने कहा, और उसमें ये भी उनने कहा कि इसमें जो डेथ है वो शॉर्ट तरीके से डेथ ही होती है। उसमें ये नहीं कि इंजेक्शन दिया, जहर नकली निकला, वो काम नहीं करा, या फिर गैस चेम्बर में डाल दिया लेकिन वो पर्सन किसी तरीके से बच गया, नहीं मर पाया। तो ये तरीका है कि इसमें बॉच्ड अप होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, इट इज़ द लीस्ट पेनफुल मेथड, ये एक तर्क दिया उन्होंने। इट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट मेथड। ठीक है, इट अकाउंट्स फॉर लीस्ट नंबर ऑफ बॉच्ड अप एग्जीक्यूशंस। ठीक है, यानी कि जो भी हैंग किया जाएगा उसकी डेथ शॉर्ट है, वो पक्का मरेंगे ही मरेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो किसी तरीके से बच सकते हैं। तो ये भी एकदम सही है। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट ह्यूमेन मेथड। अब किसी को सज़ा देना वो ह्यूमेन तो वैसे ही नहीं होता, लेकिन हाँ उन्हें तर्क दिए हैं इस बारे में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, क्योंकि उन्हें ये तर्क दिया कि ये सबसे लीस्ट नंबर ऑफ बॉच्ड अप एग्जीक्यूशंस वाला मेथड है। ठीक है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज कंसर्निंग द डेथ पेनल्टी एंड इट्स एग्जीक्यूशन मेथड? अब देखो, इन्होंने बहुत क्रिटिकली तौर पे ये कहा है कि अगर हम मॉरल वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहे हैं, मॉरल डिलेमा की बात कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, आप किसी भी तरीके से मारो, है तो वो इनह्यूमन, है तो वो इमोरल। ठीक है, तो अगर आप मॉरल की बात करें तो आपको ये पूरी तरीके से अबॉलिश करना पड़ेगा, वही एक सोल्यूशन है। ठीक है, तो उनने बड़े क्रिटिकल तरीके से इसका उल्लेख किया है, बड़ा ही क्रिटिकल तरीके से अपना नज़रिया रखा है। ठीक है, न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल। क्रिटिकल बिल्कुल क्रिटिकल है, सपोर्टिव बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वो इसका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो भी सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार बनाए रखा है वो उसका सपोर्ट नहीं कर रहे। उन्हें सारी चीज़ें बयान करी और एंड में उन्हें ये चीज़ भी बोल दी कि अगर आप मॉरल की बात करें तो आपको हटाना चाहिए, बिल्कुल ही हटा देना चाहिए। एम्बिवेलेंट भी नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन बी क्रिटिकल इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द मेन थीम ऑफ द पैसेज? ठीक है, अब मेन थीम क्या है पैसेज की? पैसेज की मेन थीम यही है ना कि कैपिटल पनिशमेंट जो है क्या वो रखनी चाहिए,
मॉरल डिलेमा की अगर हम बात करें तो क्या वो होनी चाहिए या उसका पूरा तरीके से बहिष्कार कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि हम मॉरल जहाँ पे टर्म यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे कैपिटल कैसे आ सकता है, ठीक है। इनह्यूमन चीज़ें नहीं हो सकती, किसी की डेथ, ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सर्च फॉर मोर ह्यूमेन मीन्स ऑफ एग्जीक्यूशन, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बहुत और ज़्यादा ह्यूमेन तरीकों का खोज करना चाह रहा है कि जिसमें क्रूअल्टी ना हो, जिसमें क्या बोलते हैं अपना गंभीरता ना हो, खराब ये गलत ना, मॉरली गलत ना लगे चीज़ें, ठीक है। तो ज़्यादा ह्यूमेन तरीके कर रहे हैं। किसी को मारने में कैसी इंसानियत है, चाहे आप कानून को बनाए रखने में, चाहे आप उसको सज़ा के तौर पे भी दे रहे हैं, पर मारने में तो कोई इंसानियत नहीं है, तो ह्यूमेन मीन्स तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ डेथ पेनल्टी मेथड्स इन इंडिया, कि इंडिया का जो इतिहास है डेथ पेनल्टी तरीकों का, उसके बारे में ये पैसेज, उसके बारे में नहीं है ये पैसेज। द वेरियस मेथड्स ऑफ एग्जीक्यूशन कंसिडर्ड बाय लॉ कमीशन, कि लॉ कमीशन ने कौन कौन से वेरियस मेथड्स जो हैं वो बताए थे एग्जीक्यूशन के, उनके ऊपर भी नहीं है, बल्कि वो तो बच गए थे कि हमें ये बताने ना पड़े, तो ठीक है आप जैसे करें वो बढ़िया है। होता है ना कई बार आपके पास कोई आ जाता है सलाह मांगने, आपको पता है कि इसको अगर सलाह दी तो हमारे गले पड़ जाएगी, तो आप बोलते हैं नहीं तू जो कर रहा है वो ठीक है बिल्कुल परफेक्ट है ना। द मॉरल डिलेमा ऑफ कैपिटल पनिशमेंट एंड द नीड फॉर एबॉलिशन, कि क्या मॉरल डिलेमा हम कैपिटल पनिशमेंट के लिए फेस कर रहे हैं, ठीक है वो, और नीड ऑफ एबॉलिशन, कैपिटल पनिशमेंट का एबॉलिशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या क्या ज़रूरत है हमें उसको एबॉलिश करने की, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Which of the following statements is incorrect regarding the Supreme Court of India's stance on the death penalty? बोल रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का पक्ष था डेथ पेनल्टी के ऊपर, उसमें से कौन सी नीचे लिखी हुई बातें सही नहीं है, ठीक है। कोई एक आधी बात होगी जो सही नहीं होगी, बाकी स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगे। The Supreme Court has upheld the death penalty in past बट लिमिटेड इट्स यूज टू द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, ठीक है। ये कि पहले पास्ट में इतिहास की बात करी हमने 1980 की अजीत सिंह वाले केस की बात करी, ठीक है, या 1982 के दीना दयाल केस की बात करी, ठीक है। तो दोनों में ये था कि डेथ पेनल्टी बरकरार रखी गई थी पर उसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो सही है, ये इतिहास में ऐसा हुआ है हमारे साथ। Supreme Court has restricted the use of death penalty considering aggravating and mitigating circumstances before sentencing, कि सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी का यूज़ बहुत ही कम रखा है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के लिए रखा है कि बहुत ही अगर गंभीर कोई क्राइम होगा, गंभीर कोई अपराध होगा तब करेंगे, ठीक है। तो ये सही है बिल्कुल, उनने उस कम रिस्ट्रिक्टेड रखा हुआ है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ कम्प्लीटली एबॉलिश द डेथ पेनल्टी इन इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लियरली बोला है कि हम बिल्कुल अबॉलिश नहीं कर सकते, क्योंकि हम वैसे ही डेथ पेनल्टी बहुत ही गंभीर स्थिति में देते हैं, तो अबॉलिश करने का तो सवाल नहीं उठता, ठीक है। मेथड चेंज करने के लिए उन्होंने भी बोला कि अभी तक तो हमें इसके अलावा कोई मेथड पता नहीं, आगे फर्दर रिसर्च होगी तो हम देखेंगे। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अलाउड अ पोस्ट अपील रिव्यू हियरिंग इन ओपन कोर्ट फॉर डेथ पेनल्टी केसेस, बोल रहे हैं कि अपील से पहले ओपन कोर्ट में इसका रिव्यू होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कोर्ट में फॉर डेथ पेनल्टी केसेस के लिए, ठीक है। तो ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है, और ओनली ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। Which of the following statements is incorrect regarding the methods of execution considered by the 35th report of the Law Commission 1967? बोल रहे हैं जो 35th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन आई थी 1967 में, उसमें कौन सी जो उन्होंने एग्जीक्यूशन के मेथड्स कंसीडर किए थे, चुने थे, उनके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। इलेक्ट्रिक्यूशन वॉज कंसीडर्ड अ लेस पेनफुल मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन, कि उसमें इलेक्ट्रिक्यूशन को एक लेस पेनफुल मेथड के तौर पे देखा गया, ठीक है, सही है ये। उनने बोला कि गैस चेम्बर और इलेक्ट्रिक्यूशन जो है वो कम पेनफुल है। द यूज़ ऑफ गैस चेम्बर वॉज कंसिडर्ड अ लेस पेनफुल मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन, ये भी सही है,
ठीक है। लीथल इंजेक्शन वॉज कंसिडर्ड अ लेस पेनफुल मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन, ये भी सही है, लीथल इंजेक्शन को भी उन्होंने बोला था। लॉ कमीशन रिकमेंडेड अ स्पेसिफिक अल्टरनेटिव मेथड टू हैंगिंग, बोले लॉ कमीशन ने स्पेसिफिक मेथड रेकमेंड किया था, जबकि हमने पढ़ा कि उन्होंने बचाव किया था कि जो आप कर रहे हो वो ठीक है, हम इसमें कोई सजेशन एक्स्ट्रा नहीं देना चाहते, ठीक है। तो वो बचे थे, उन्हें रेकमेंड नहीं किया था, दे रिफ्रेन्ड फ्रॉम रेकमेंडिंग, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Which of the following words is a synonym for abolition as used in passage? अब abolition का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, ठीक है। एलिमिनेशन का मतलब भी होता है किसी चीज़ को निकाल देना, रिमूव कर देना। एबॉलिशन का मतलब भी होता है ख़त्म करना या रिमूव करना। एनकरेजमेंट का मतलब होता है बढ़ावा देना। रिटेंशन का मतलब होता है बरकरार रखना, बनाए रखना, कोई कानून है वो बरकरार रखा गया है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है लागू करना, ठीक है। तो अब एबॉलिशन का मतलब होता है बंद कर देना या ख़त्म कर देना, ठीक है। और एलिमिनेशन का मतलब भी होता है रिमूव करना, बंद करना। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिनोनिम ऑफ क्लेमेंसी? क्लेमेंसी का मतलब होता है लीनियंट होना, लीनियंसी दिखाना, किसी को माफ़ कर देना, ठीक है, क्षमा कर देना, ठीक है। हार्शनेस का मतलब होता है कठोरता, रिजिडनेस, हार्शनेस। सिवियरिटी मतलब गंभीरता। लीनियंसी, क्लेमेंसी का मतलब ही लीनियंसी होता है, ठीक है, यानी कि मर्सी देना, माफ़ कर देना। रिजिडिटी भी मतलब गंभीरता, कठोरता, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which of the following words is antonym for barbaric? Barbaric का मतलब होता है बड़ा ही अनसिविलाइज और वायलेंट, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड का मतलब क्या हो गया कि एकदम अच्छे तरीके से, कल्चर्ड वे में, वेल मैनर्ड, वेल बिहेव्ड, ठीक है। ब्रूटल, ब्रूटल का मतलब होता है कि आप बड़े ही कठोर हैं, बड़े ही क्रूर हैं, ब्रूटल हैं, एकदम रिजिड है अपने विचारों को लेके। सैवेज, सैवेज का मतलब होता है बड़ा ही वायलेंट या वाइल्ड या क्रूअल। और फेरोशियस का मतलब होता है वेरी एग्रेसिव एंड वायलेंट, ओके। सो बार्बरिक होता है अनसिविलाइज्ड, वेरी वायलेंट, और ये बाकी तीनों भी वायलेंट से रिलेटेड ही, कठोर से, रिजिड से रिलेटेड ही वर्ड्स है। सिर्फ सिविलाइज जो है वो बार्बरिक का डायरेक्ट ऑपोजिट है, एंटोनिम है। Which of the following idioms or phrase best describe the concept of rarest of rare cases? अब rarest of rare cases का मतलब होता है कि बहुत ही गंभीर, बहुत ही कम ऐसा केस होता है, बहुत ही, जैसे 10-12 साल में, 20 साल में कोई एक ऐसा केस आए, है ना, तो वो क्या होगा, वो few and far between हो गया, ठीक है। A drop in ocean यानी कि बड़े से समुद्र में एक बूंद पानी की हमने डाल दी, है ना। कोई मल्टी मिलियनर आदमी है, उसको आप 100 रुपये उधार दे रहे हैं, डज इट मैटर? 100 रुपये उसके लिए कोई बड़ी बात है? नहीं है। अ पीस ऑफ केक यानी कि बड़ा ही आसान काम, तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का मतलब अ पीस ऑफ केक तो नहीं होता। फ्यू एंड फार बिटवीन जिसका मतलब होता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर, यानी कि कभी कभार, बड़ी मुश्किल से कभी कभार होने वाली कोई चीज़, ठीक है। अ डाइम अ डजन, ठीक है, तो ये भी नहीं है, इसका मतलब है सी अ फ्यू एंड फार बिटवीन। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स और phrases. Which of the following terms refers to the process of officially ending a legal practice such as death penalty? कि ऑफिशियली कोई कानूनी ऐसी चीज़ है जिसको ऑफिशियली हमने ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है, यानी कि कानूनी तौर पर ही उस कानूनी चीज़ को, प्रक्रिया को हमने बंद कर दिया, तो उसको बोलते हैं हम एब्रोगेशन। एब्रोगेशन का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को कानूनी तौर पे बंद कर दें। एमनेस्टी का मतलब होता है कि क्षमादान देना किसी को, ठीक है, सामूहिक तौर पे क्षमादान देना,
यानी कि बहुत सारे लोगों ने मिलके एक चीज़ गलती करी थी, ठीक है, उस पर हमने क्षमादान दे दिया। ओके। रिप्राइव का मतलब होता है कि आपको जो डेथ पेनल्टी जो जिस किसी को भी डेथ पेनल्टी दी है उसकी डेथ पेनल्टी को या तो स्थगित कर देना या फिर कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन करना या फिर ख़त्म कर देना कि आपकी डेथ पेनल्टी खारिज कर दी गई है, वो होता है रिप्राइव। एब्सोल्यूशन का मतलब होता है कि जो हमने एमनेस्टी की बात करी कि क्षमादान देना है ना, तो एब्सोल्यूशन वो फॉर्मल स्टेटमेंट है जिसमें हम फॉरगिवनेस दे रहे हैं, ठीक है। सरकार ने किसी को माफ़ किया लेकिन वो पता कैसे चलेगा, वो पब्लिक डोमेन में आके क्षमा पब्लिकली बताएंगे ना, तो वो पब्लिकली जो उन्होंने फॉर्मल स्टेटमेंट जारी किया, दैट इज एब्सोल्यूशन, ठीक है। सो यहाँ पे बी एब्रोगेशन इज करेक्ट, which words that refer to the process of determining if a person should be granted mercy or leniency in their punishment, ठीक है। तो मर्सी और लीनियंसी का मतलब क्या होता है, क्लेमेंसी। हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि क्लेमेंसी का डायरेक्ट मीनिंग है लीनियंसी, ठीक है। एक्सोनरेशन एक्सोनरेशन का मतलब होता है दोष मुक्ति, किसी को माफ कर देना। ओके। फिर इसके बाद है एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का मतलब होता है कि ये कानूनी जो फॉर्मल जजमेंट है, ठीक है, वो होता है एडजुडिकेशन। विंडिकेशन का मतलब होता है कि आप क्या करें, जो आपका पर्पस है वो सर्व हो गया, ठीक है, औचित्य आपका जो पर्पस है वो सर्व हो गया। और क्लेमेंसी मतलब माफ़ी देना, ठीक है। तो अब किसी पर्सन को माफ़ी देंगे तो वो किस में आ जाएगा, एक्सोनरेशन में। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ। पैराग्राफ बनाना है। द फर्स्ट वैक्सीन वॉज डेवलप्ड बाय एडवर्ड जेनर। अब किस चीज़ की वैक्सीन, किस बारे में बात हो रही है, ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप इन द 17th century हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बोल रहे हैं कि जो माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई 17वीं सदी में, वो उसका बड़ा ही इम्पैक्ट रहा किस चीज़ में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी में, ठीक है। माइक्रोस्कोप नहीं था तो उससे पहले हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैसे स्टडी कर सकते थे, नहीं कर सकते थे ना। लुइस पास्चर्स वर्क लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। कोई लुइस पास्चर थे, उनकी जो स्टडी थी, उनका जो काम था, उससे हमें थ्योरी ऑफ डिजीज की जर्म थ्योरी के बारे में पता चला कि किसी भी डिजीज में जर्म्स होते हैं, उनकी वजह से वो डिजीज होता है, ठीक है, बैक्टीरिया होता है, जो भी जर्म्स होते हैं उसके बारे में पता चला। द हिस्ट्री ऑफ इम्यूनाइजेशन कैन बी ट्रैक्ड बैक टू 10th century इन चाइना। बोल रहे इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन क्या होता है कि आपको किसी बीमारी के लिए पहले ही तैयार कर दिया जाए, उस आपकी प्रतिरोधक क्षमता जो बढ़ा दी जाए, आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया जाए, ठीक है। जैसे पोलियो की वैक्सीन, हमें पोलियो के वैक्सीन क्या होती है, वो पोलियो के ही पोलियो वायरस ही हमारे बॉडी में पहले ही डाल दिया जाता है ताकि जब पोलियो के एक्चुअल वायरस हमारे ऊपर अटैक करे तो हमें उनसे फ़र्क ना पड़े, है ना। तो क्या किया उन्होंने, हमारी इम्यूनिटी को उस तरीके से बढ़ा दिया। तो इम्यूनाइजेशन की जो हिस्ट्री है वो बड़ी पुरानी है, और हम अगर उसको ट्रेस करते हैं तो हमें 10th century चाइना में 10th century से उसके ट्रेसेस मिल रहे हैं। यानी कि चाइना में 10th century से इम्यूनाइजेशन स्टार्ट था, चल रहा था। उससे पहले और कितना चल रहा था, हो सकता है पहले भी चल रहा हो लेकिन उसका कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ना हो, ठीक है, लेकिन 10th century से हमारे पास में एविडेंस है। ओके, तो अब देखो, सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के बारे में बात की गई। ओके, तो क्यू जो हो जाएगा वो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा अपना। इसके बाद में उनने बात करी कि जो वैक्सीन है, फर्स्ट वैक्सीन है, वो किसने डेवलप करी थी, एडवर्ड जेनर ने। वैक्सीन के बारे में बात करी।
अब वैक्सीन इम्यूनिटी की बात होती है, तो इम्यूनिटी के लिए उन्होंने बता दिया आगे कि जो इम्यूनिटी की हमें हिस्ट्री है वो कहाँ से मिल रही है, 10th सेंचुरी चाइना से मिल रही है। ठीक है, एस आ गया। इसके बाद में उन्होंने बोला कि लुइस पैस्चर ने बहुत काम किया किसमें, जर्म थ्योरी में। कोई भी डिजीज़ को जानने के लिए जर्म थ्योरी की जो डेवलपमेंट हुई वो किसकी बदौलत हुई, लुइस पैस्चर की बदौलत। ठीक है, तो ये हो गया आर, QPSR। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Shakespeare's work has had a profound influence on the इंग्लिश लैंग्वेज की। शेक्सपियर का काम, जो भी उनने अपना काम किया, शेक्सपियर ने बहुत बढ़िया नॉवेल्स पोइट्रीज लिखे है ना, तो उनका जो भी काम था उसने इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला, उसने इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करा। ठीक है, द प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंटेड बाय जोहान्स गुटेनबर्ग रेवोल्यूशनलाइज्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स। इसने जो बुक्स के डिस्ट्रीब्यूशन का जो तरीका था उसको और रेवोल्यूशनाइज, उसमें और नया एक इन्वेंशन हो गया। क्या हुआ था कि प्रिंटिंग प्रेस बनाई गई थी किसके द्वारा, जोहान्स गुटेनबर्ग के द्वारा। द ग्रेट वॉवल शिफ्ट वॉज अ मेजर चेंज इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश। वॉवल शिफ्ट एक क्या होते हैं वॉवल्स, AEIOU, लेकिन उसमें कुछ शिफ्ट हुआ था, ग्रेट वॉवल शिफ्ट जिसको कहा जाता है। तो इसकी बदौलत इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएशन का बहुत चेंज हुआ। पहले हम लोग हाउ डू यू प्रोनाउंस बोलते थे, ठीक है, या प्रोनाउंसिएशन बोलते थे, लेकिन अब हम बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। पहले हम लोग रिसिप्ट बोलते थे, अब होता है रिसीट। तो कितनी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, या हो सकता है कि हम अनअवेयरनेस के कारण बोलते थे, बाहर वह पहले ही रिसीट बोलते थे, लेकिन हमें ये चीज़ें लेट पता चली थी। ठीक है, The development of the English language has been influenced by several factors। कि जो इंग्लिश लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, विस्तार हुआ है, वो कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब आप देखो कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया कि हम इंग्लिश लैंग्वेज के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो एस हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। अब एस फर्स्ट स्टेटमेंट से दो ही ऑप्शन स्टार्ट होते हैं, ए और सी, यानी कि बी और डी जो है एलिमिनेट हो चुके हैं हमारे पास, अब ये दो ही बचे हैं। ठीक है, इसके बाद हमने बात करी कि बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करा। पहला फैक्टर हो गया कि ग्रेट वॉवल शिफ्ट आया, ठीक है, जिसकी वजह से इंग्लिश के ऊपर बड़ा असर पड़ा। ओके, ये हो गया पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर हो गया कि प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ, जिसकी वजह से बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी सहायता मिली, रिवोल्यूशनाइज हो गया, तो क्यू हो गया। थर्ड हो गया कि शेक्सपियर के काम ने भी इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत प्रभावित किया है, उसकी वजह से भी इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत शिफ्ट आया है। तो SRQP ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। एज अ रिजल्ट वैन गोज वर्क बिगैन टू गेन रिकग्निशन। अब एज अ रिजल्ट, ये एज से स्टार्ट हुआ, एज अ रिजल्ट से स्टार्ट हुआ, यानी कि कोई चीज़ पहले डिस्कस हुई है, उसी के प्रभाव के कारण, उसी के रिजल्ट की वजह से उनके काम को सराहा गया, रिकग्निशन मिलना शुरू हुई। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट वाला स्टेटमेंट पहला तो नहीं हो सकता। विंसेंट वैन गो स्ट्रगल्ड विद मेंटल इलनेस थ्रू आउट हिज लाइफ। अब ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे किसी की शुरुआत कर रही है कि एक पर्सन है जिनका नाम है विंसेंट वैन गो, और वो उनको पूरी जिंदगी यानी कि बचपन से लेकर मरने दम तक मेंटल इलनेस, किसी तरह की मेंटल इलनेस थी। ठीक है, जिससे वो स्ट्रगल करते रहे थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, उसके बाद ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट। हिज ब्रदर थियो सपोर्टेड हिम बोथ फाइनेंशियली एंड इमोशनली। ठीक है, उनके भाई थे एक थियो, जिन्होंने उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करा और इमोशनली भी सपोर्ट करा। डिस्पाइट हिज टैलेंट वैन गो सोल्ड ओनली वन पेंटिंग ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। उनका, हालांकि वो बहुत टैलेंटेड थे, कौन थे वो, पेंटर थे। यहाँ से हमें पता चल गया कि पेंटिंग की बात चल रही है, तो वो एक पेंटर थे। तो हालांकि वो बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी में, पूरी लाइफ टाइम में उन्होंने सिर्फ एक पेंटिंग बेची है। ठीक है, आप समझ रहे हो कि हो सकता है लोग उनको बहुत प्रभावित होते थे, उनकी पेंटिंग से बहुत खुश होते थे, लेकिन हो सकता है कि उस तरीके की आर्ट उस टाइम पे आज के लोग बहुत प्रभावित उस टाइम पे नहीं होते होंगे।
ठीक है, कुछ भी XYZ रीज़न हो सकता है, लेकिन उनकी सिर्फ एक पेंटिंग बिकी थी। अब देखो, विंसेंट गो के बारे में बता दिया कि वो मेंटल इलनेस के शिकार थे, जिसकी वजह से टैलेंटेड होने के बावजूद भी उनकी सिर्फ एक ही पेंटिंग बिकी थी। तो ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट हो गया कि उनके भाई थियो जो है वो उनको बहुत सपोर्ट करते थे, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनका काम जो है सराहा जाने लगा। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट आर और फोर्थ स्टेटमेंट पी। तो क्यू एस आर पी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Many scientists and inventors contributed to the development of television. बहुत सारे साइंटिस्ट और इन्वेंटर्स ने टेलीविजन की डेवलपमेंट में भागीदारी दी है। The first electronic television was invented by Philo Farnsworth in the 1920s. 1920 की सदी में, दशक में, फिलो फार्न्सवर्थ ने पहला इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन का आविष्कार किया था। ठीक है, टेलीविजन हैज़ बिकम a ubiquitous form of entertainment and information. ubiquitous का मतलब होता है कि आप ये बहुत ही आम हो गया है, बहुत ही कॉमन हो गया है, वेरी कॉमन। ठीक है, ये इसका मतलब हो चुका है। तो टेलीविज़न जो है अब बहुत ही आम तरीका हो चुका है, बहुत ही साधारण सा, आम सा, कॉमन सा तरीका हो चुका है एंटरटेनमेंट का और इन्फॉर्मेशन का। हम न्यूज़ भी टेलीविज़न से लेते हैं, एंटरटेनमेंट मूवीज़ वगैरह देखनी हो टेलीविज़न पे ही चल रही हैं। ठीक है, जॉन लोगी ब्रेड डेमोन्स्ट्रेटेड द फर्स्ट मैकेनिकल टेलीविज़न इन 1925। जॉन लोगी ब्रेड करके एक पर्सन थे जिन्होंने मैकेनिकल टेलीविज़न, ठीक है, हमने पहले इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न की बात करते हैं, अब हम मैकेनिकल टेलीविज़न की बात कर रहे हैं, कि उसका डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि उसको चलाकर पहली बार कब दिखाया, 1925 में। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न पहले आया था, मैकेनिकल टेलीविज़न को चला के उन्होंने बाद में दिखाया। ओके, अब देखो स्टेटमेंट यहाँ पे जॉन बोगी से तो स्टार्ट नहीं हो सकती, दो ही ऑप्शंस देखो, या तो पी से स्टार्ट हो रही है, एस से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली पी, मैनी साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर्स हैड कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ टेलीविजन, यहाँ से स्टार्ट होगी, पी फर्स्ट स्टेटमेंट होगी। इसके बाद में जो ये बता रहे हैं कि टेलीविज़न का जो आविष्कार हुआ, ठीक है, जो उसका काम चल रहा है वो कैसे चल रहा है, तो उसके बाद उन्होंने बताया कि ये बैक थोड़ा चले, पीछे की तरफ हटे, कि पहला जो मैकेनिकल टेलीविज़न है वो कब डेमोन्स्ट्रेट किया गया, वो डेमोन्स्ट्रेट किया गया 1925 में। उससे पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न जो था वो 1920 में किया। एस जो है सेकंड स्टेटमेंट, क्यू जो है थर्ड स्टेटमेंट। और फिर हम प्रेजेंट में आए कि अब टेलीविज़न जो है वो हर घर का पार्ट बन चुका है इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का। 4 PS QR, PSQR, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लॉज टेस्ट है, द यूनियन गवर्नमेंट्स प्रपोज मेजर फॉर रेगुलेटिंग ऑनलाइन गेमिंग इन द ड्राफ्ट अमेंडमेंट टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उसका नाम क्या है, इंटरमीडिएरी लाइबिलिटी एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। बोल रहे यूनियन गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल दिया है किस चीज़ के बारे में, कि ऑनलाइन गेमिंग जो है उसको रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, लीव सेवरल क्वेश्चंस अनआंसर्ड, और इसमें बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमें अभी तक नहीं मिले। ठीक है, कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हो सकता है कोई भी उनका XYZ क्वेश्चन हो तो उसके आंसर्स नहीं मिले। सम ऑफ दीज प्रपोज मेजर्स, अब जो प्रपोज मेजर्स उन्हें दिए हैं, प्रपोजल में उन्हें जो मेजर्स बताए हैं उनमें से कुछ जो हैं, सच एज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, कि एक ऐसी बॉडी बनाई जाए जो अपने आप ही रेगुलेट करे। ठीक है, कलेक्शन ऑफ नो योर कस्टमर, KYC करवाते हैं हम लोग, कलेक्शन ऑफ नो योर कस्टमर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेयर्स, जो खेलने वाले लोग हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनसे KYC करवाना, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ अ ग्रीवेंस ऑफिसर
विद द कंपनी, और कंपनी के अंदर एक ग्रीवेंस ऑफिसर भी होना चाहिए, उसका अपॉइंटमेंट भी होना चाहिए, आर ऑलरेडी इन प्लेस। ये कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं, कुछ ऐसे मेजर्स हैं जो पहले से ही चल रहे हैं। देखो अगर 10 गेमिंग की कंपनियां हैं तो हो सकता है कि 10 के 10 ना यूज़ कर रही हूँ, लेकिन 6 हो सकता है यूज़ कर रही हूँ, 4 यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये नॉर्म्स सब लोग यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी। These are moves that industry bodies representing such companies have dash। ये वो moves हैं जो ये जो कंपनीज हैं जो इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, उन्होंने क्या किया है, इनको उनने हो सकता है कि इनको प्रमोट करा है, हो सकता है इनको अबॉलिश करने की कोशिश करी, हो सकता है इनसे बच रहे हैं, ठीक है। स्टेट्स such as Tamil Nadu want such stricter regulation of the sector than what is being proposed by such much stricter regulation of this sector than what is proposed by the center in the draft। बोले तमिलनाडु जैसे कुछ स्टेट्स हैं जो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस चाहते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया है उसमें जो रेगुलेशंस बताए हैं, रूल्स बताए हैं, उनसे ज़्यादा कड़े वो रूल्स चाहते हैं। पर्टिकुलरली फॉर गैम्बलिंग विद रियल मनी, और ख़ास तौर पे वहाँ पे जहाँ पे असली पैसे के साथ में जुआ खेला जाता है। होता है ना, 3 पत्ती खेल लो, ड्रीम 11 टीम बना लो, उसमें मैंने इतने पैसे जीते, मैंने इतने पैसे जीते, एडवर्टीजमेंट करते हैं। इनफैक्ट कई स्टार्स भी, क्रिकेटर्स भी, सब लोग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं इस चीज़ की, बट उसमें रियल मनी इन्वॉल्व है। तो तमिलनाडु स्टेट ने डिमांड करी कि और कड़े कानून होने चाहिए, खासतौर पे उन गेम्स में जहाँ पे जो गैम्बलिंग है, जो गेम है, वो असली पैसे के बेस पे रियल मनी के ऊपर खेला जाता है। द सेंटर्स ड्राफ्ट रिमेन्स डैश ऑन द क्वेश्चन ऑफ वेदर स्टेट्स कैन हैव एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस। तो जो सेंटर का ड्राफ्ट है वो अभी तक वो बड़ा ही अनसर्टेन है या अनक्लियर है या बायस्ड है इस क्वेश्चन के ऊपर कि क्या स्टेट्स के पास एडिशनल रिस्ट्रिक्शन लगाने का अधिकार है। ठीक है, हमें पता है कि कई सारे ऐसे नियम होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग बनाए होते हैं, ठीक है, और स्टेट्स के पास में उन्होंने अधिकार दिया होता है कि आप इसमें अपने अकॉर्डिंग, देखो हमने ये बनाया है, लेकिन अगर आपको इनमें से कोई चीज़ ठीक नहीं लगती, बिकॉज हर एक स्टेट का अपना एनवायरनमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट को इंडिविजुअली टारगेट नहीं कर सकती, ठीक है, नहीं होल्ड ले सकती। तो स्टेट गवर्नमेंट तभी बनी है ना कि वो अपनी बात सामने रखें। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास में ये अधिकार है कि वो एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस इसके ऊपर लगा सके। सो फार द इंडस्ट्री हैज स्टेव्ड, अब स्टेव्ड के साथ में होता है ऑफ, ठीक है, स्टेव ऑफ मतलब अवॉइड करना, बचना, अपने आप को बचाना, इससे हटना, दूर भागना, ठीक है। सेवरल बैन्स बाय माउंटिंग लीगल चैलेंजेस, कि वो अभी तक बच रहे हैं, कई सारे बैन्स इनके ऊपर लगाने की कोशिश की गई जिनसे वो बच रहे हैं बाय माउंटिंग लीगल चैलेंजेस। और कैसे बच रहे हैं कि वो कोर्ट केस कर दे रहे हैं, जैसे सरकार ने कोई फैसला दिया कि ये गेम बंद होना चाहिए, ये सही नहीं है, उनने उसके ऊपर स्टे फाइल कर दिया, स्टे लगवा दिया कि ये सरकार का फैसला कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ठीक है। तो क्या किया उन्होंने, चैलेंजेस arguing that they offer games of skill and not those purely dependent on chance, कि ये स्किल का खेल है सारा, आपकी जितनी स्किल होगी, आप जितने स्मार्ट होंगे, शार्प होंगे, आप जीतते जाएंगे। और ये पूरा ऐसा नहीं है कि तुक्का लग गया या आपकी किस्मत अच्छी थी तो आप जीत गए, ऐसा गेम्स नहीं है, ठीक है। तो वो ये तर्क दे रहे हैं और वो इससे बच रहे हैं, जो भी बैन्स लगने वाले हैं उनसे। अ 10 years डिस्ट्रिक्शन फॉर रियल मनी गेमिंग, और ये उनने एक बड़ा ही बारीक सा, बड़ा ही छोटी सी एक डिस्टिंक्शन है जो इसको रियल गेम, रियल मनी वाले गेम वाले जो गेम्स हैं उनको, जो दूसरे गेम्स हैं जिसमें जैसे लूडो खेल रहे हैं, लक की चांस है कौन सी गोटी आएगी, डाइस के अंदर से कौन सा नंबर आएगा वो पता नहीं है, ठीक है। तो ये लक वाले गेम नहीं है, ये आपके स्किल वाले गेम है, उनका ये तर्क है। स्टिल games that require dash are outlawed in physical form under the Colonial Public Gambling Act। Colonial Public Gambling Act के तहत में वो गेम्स जिनमें
पैसा लगाने की ज़रूरत पड़ती है, उनको आउटलॉ किया गया है फिजिकल फॉर्म में, ठीक है। और स्टेट्स ओन गैम्बलिंग लॉज, यानी कि आपको पता है कि जुआ खेलने पे और इन सब चीज़ों के ऊपर बैन लगा हुआ है, आप लोग बाहर बैठ के जुआ नहीं खेल सकते, है ना, पैसे वाला गेम नहीं खेल सकते लगाने वाला। तो वो ये कह रहे हैं कि स्टेट्स ने तो इसके ऊपर और सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। अ क्लियर answer should come from the union government on whether states are empowered to prohibit these games online as they do offline। लेकिन इसके ऊपर एक क्लियर जो फैसला है वो यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ ही आना चाहिए, तरफ से ही आना पड़ेगा कि स्टेट्स के पास में इतनी पावर है कि जिस तरीके से उनने फिजिकल गेम यानी कि बाहर बैठ के आप नहीं खेल सकते पैसे लगाने वाला गेम, उसके ऊपर जो प्रोहिबिशन लगाया है, जो निरस्त किया हुआ है उसको, ठीक है, अंकुश जो लगाया हुआ है, क्या वो ऑफलाइन मोड में भी लगा सकते हैं, उनके पास इतनी पावर है। वाइल द गेमिंग इंडस्ट्री हैज़ ह्यूज डैश एज इकोनॉमिक ड्राइवर, कि गेमिंग इंडस्ट्री के पास में बहुत पावर है, बहुत पोटेंशियल है, बहुत ही पैसा है कि वो इकोनॉमिक ड्राइवर यानी कि हमारी इकोनॉमी को चला सके ऑफ ग्रोथ इन इंडिया। देयर इज स्ट्रॉन्ग केस ऑफ रोबस्ट रेगुलेशन, ठीक है, कि इसके ऊपर बड़ा मजबूत तरीके का रेगुलेशन लाने की भी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। ऑफ स्किल और ऑफ चांस, अब या तो ये स्किल की बात है या चांस की बात है, चाहे ये स्किल की बात है चाहे ये तुक्के की बात है। ऑल ऑनलाइन गेम्स इम्पैक्ट इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, सारे ऑनलाइन गेम्स जो हैं वो एक व्यक्ति को भी, किसी भी एक व्यक्ति को भी इम्पैक्ट करते हैं, उनके ऊपर भी असर डालते, प्रभाव डालते, और सोसाइटी के ऊपर, समाज के ऊपर भी प्रभाव डालते हैं, इन द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म, दोनों ही, शॉर्ट टर्म में भी लॉन्ग टर्म में भी, ठीक है। तो क्या होता है प्रभाव की, यही कि अगर आप देखो पैसा सपोज करो आप तो बना रहे हो तब तो आप खुश हो, लेकिन जिस दिन आप हारे उस दिन क्या करेंगे आप, ठीक है। आप ये भी समझ लो कि आप हो सकता है एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, आपकी अर्निंग्स इतनी ज़्यादा नहीं है, आप अगर इन चीज़ों में पैसा हारेंगे तो आपकी फैमिली के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, हस्बैंड अगर ऐसी जगहों पे पैसे गवाएंगे, वाइफ्स तो कंप्लेन करेंगी, अब वाइफ्स कंप्लेन करेंगे, हस्बैंड वाइफ के बीच में आर्ग्यूमेंट होएगा, बच्चों के ऊपर भी असर पड़ेगा, तो एक सोशल इम्पैक्ट भी पड़ रहा है, इंडिविजुअल के ऊपर तो पड़ ही रहा है, उसकी अर्निंग्स, हार्ड अर्न मनी जो है वो जा भी रहा है, आ भी सकता है, जा भी सकता है। तो पहला है सिलेक्ट द मोस्ट, फर्स्ट में है, तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि दीज मूव्स दैट इंडस्ट्री बॉडीज रिप्रेजेंटिंग सच कंपनीज हैव डैश, ठीक है। क्या किया है उन्होंने चैंट किया है, चैंट करना मतलब मंत्र जाप करना, ठीक है। आप कंटिन्यूस किसी चीज़ को रिसाइट कर रहे हैं, पोएम को रिसाइट कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, होता है चैंट। पॉन्डर्ड का मतलब होता है कि कंसिडर करना, थिंक करना, दोबारा से किसी के बारे में सोचना, किसी चीज़ के बारे में। एनकरेज मतलब प्रोत्साहित, और एक्सपैंड करना मतलब बढ़ाना। तो यहाँ पे एनकरेज हो रहा है कि प्रमोट किया जा रहा है इन गेम्स को, ठीक है, एनकरेज्ड। States such as Tamil Nadu, the center's draft remains dash on unclear on the question whether states can have additional restriction, कि states के पास additional power लगाने की आज़ादी होनी चाहिए। तो इसके ऊपर सेंटर का फैसला जो है वो क्या है, वो है डिसअफेक्शन है। डिसअफेक्शन मतलब होता है कि डिससैटिस्फाइड है, ठीक है, यानी कि वो पूरी तरीके से संतोषजनक नहीं है। तो संतोषजनक तो आ ही नहीं रहा, वो क्लियर ही नहीं है, संतोषजनक कहाँ से होएगा। कोहेरेंस, कोहेरेंस का मतलब होता है कि कंसिस्टेंट नहीं है, तो कंसिस्टेंट फैसला ही क्लियर नहीं है। डाइवर्स का मतलब होता है बड़ा ही विविध है, बड़ा ही वाइड है, उसको समझने में ही हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करना है। और एम्बिगियस का मतलब होता है अनक्लियर, ठीक है, वेग है, अनक्लियर है। तो यहाँ पे बड़ा ही एम्बिगियस है क्योंकि वो क्लियर ही नहीं है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब हमने इसके बारे में पहले ही बात करी कि स्टेव ऑफ होता है। स्टेव ऑफ का मतलब होता है कि किसी चीज़ को अवॉइड करना, किसी चीज़ से बचना, किसी चीज़ को रूल आउट करना, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट है
वो कहती है सो फार जो इंडस्ट्री है वो बची हुई है सेवरल बैन्स जो उनके ऊपर लगने वाले थे उनसे, क्योंकि वो कोर्ट में इसको चैलेंज कर रहे हैं। स्टिल गेम्स दैट रिक्वायर डैश आर आउटलॉड इन फिजिकल फॉर्म, कि जो गेम्स जिनमें पैसा लगाया जाता है उनको फिजिकल फॉर्म में तो हमने पहले ही बर्खास्त कर रखा है, ठीक है। वेगरिंग, वेगरिंग का मतलब होता है पैसा लगाना, बेट लगाना, गैम्बल करना, ठीक है। बल्कि मतलब होता है भारी भरकम। अनवेल्डी मतलब होता है ऑकवर्ड। और मॉकरी मतलब होता है किसी का हम मिमिक्री नहीं करते मजाक उड़ाने के पर्पज से, ठीक है, तो वो होता है मॉकरी करना, यानी कि किसी का आप नकल उतार रहे हैं मजाक उड़ाने के पर्पज से। तो यहाँ पे नकल उड़ाने का भी नहीं है कि ऐसे गेम्स जिनमें पैसा लगता है, जिनमें वेगरिंग होती है, यानी कि जिनमें पैसा लगाया जाता है, वो क्या है, वो फिजिकल फॉर्म में तो अबॉलिश कर रखे हैं, बंद कर रखे हैं। While the gaming industry has a huge dash as an economic driver, गेमिंग इंडस्ट्री के क्या है, इकोनॉमिक ड्राइवर बनने की पावर रखता है। कोहेशन, कोहेशन का मतलब होता है यूनिटी, तो यूनिटी तो नहीं रखता, सब लोग एक साथ तो नहीं है कि गेमिंग इंडस्ट्री है तो उसमें भी कंपटीशन तो है। पोटेंशियल, इसके अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि ये हमारा इकोनॉमिक ड्राइवर बन सकता है, ठीक है, इनमें क्षमता है। एंट्रिटी, एंट्रिटी का मतलब होता है कुछ अपील करना, किसी से रिक्वेस्ट करना। और क्विप मतलब होता है कि जैसे आपने किसी को मजाकिया तौर पे बड़ी कड़वी बात बोल दी है ना, कि उसको बुरा भी ना लगे और आपने बोल भी दिया, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी पोटेंशियल इज करेक्ट। I wasn't at the last meeting and neither was you. अब देखो, मैं लास्ट मीटिंग में नहीं था, लेकिन neither you के साथ में was तो नहीं आता, प्लूरल वर्ब आएगा, neither were you, ठीक है। सो ऑप्शन सी जो है इसमें एरर है, was की जगह were होगा। The three individuals are so different that their tastes vary from one another. अब यहाँ पे तीन इंडिविजुअल्स में कंपैरिजन की बात करी जा रही है कि वो तीन इंडिविजुअल्स हैं वो इतने डिफरेंट है कि उनके टेस्ट जो हैं वो एक दूसरे से भिन्न हैं। तो देयर टेस्ट वेरी फ्रॉम वन अनदर्स, एक दूसरे के टेस्ट से डिफरेंट है, ठीक है, यानी कि उसका टेस्ट अलग है, उसका टेस्ट अलग है, उसका यहाँ पे टेस्ट की बात हो रही है, तो एक दूसरे के टेस्ट से डिफरेंट है, फ्रॉम वन अनदर्स टेस्ट, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हेन आई शैल सी हिम आई शैल टेल हिम द ट्रुथ, यानी कि जब मैं उसको देखूंगा तब मैं उसको सही सच सच बता दूंगा। तो व्हेन आई सी हिम आई शैल टेल हिम द ट्रुथ, या जब मैं उनसे मिलूंगा तब मैं उनको सच सच बता दूंगा। आई शैल नहीं आएगा, ओनली व्हेन आई सी हिम, जब मैं उनको देखूंगा तब मैं उनको सच बता दूंगा। तो यहाँ पे ए में एरर है। आज के सेशन में इतना ही। पीडीएफ जैसे मैंने आपको पहले ही बताया टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ऑडियो एक्सप्लेनेशन भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये दोनों चीज़ें जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्ले स्टोर से ऐप भी अवेलेबल है, प्ले स्टोर पे आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, दैट्स ऑल आज के सेशन में। अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप